बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका वकील हाजिर खिदमत है। आज हम बात करेंगे जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 के बारे में और इसका जो सारा कुछ जुवेनाइल का ट्रायल और प्री ट्रायल प्रोसीडिंग जो दी गई हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। आज के लेक्चर में सबसे पहले तो ये देखेंगे हम कि उसके जो सेक्शंस हैं उनमें जाए बगैर और उनको पढ़े बगैर इसमें जो एक व्यू दिया गया है टोटल, जिसको आप ये कह सकते हैं कि समरी जो है उसको हम पढ़ेंगे और उसको देखेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। यानी अगर आम अल्फाज में हम देखना चाहें और इसको समझना चाहें कि जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 है वो है क्या। इस एक्ट में जो जुवेनाइल एक ऑफेंडर है उसके लिए क्या कुछ उसको राइट्स दिए गए हैं, उसको क्या प्रोटेक्शन दी गई है, उसके सिलसिले में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसमें जो जुवेनाइल है, जुवेनाइल का जो वर्ड यूज़ किया गया है और उसके अलावा चाइल्ड जो है उसको किस तरह से डिफाइन किया गया है। आम अल्फाज में हम उसको बयान करना चाहें तो किस तरह से कह सकते हैं। तो चाइल्ड के बारे में यहाँ पे है कि चाइल्ड इज अ पर्सन हु हैज नॉट अटेन्ड द एज ऑफ 18 ईयर्स। यानी वो शख्स जिसने अभी 18 साल की उम्र तक ना पहुंचा हो, ऐसा शख्स जो 18 साल की उम्र तक ना पहुंचा हो वो चाइल्ड है। और फिर क्योंकि ये जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 है और जुवेनाइल ट्रायल होगा तो उसमें जो वर्ड जुवेनाइल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ी अहमियत का हामिल है। जब हमने ये कह दिया कि जो चाइल्ड है वो है जिसने 18 साल की उम्र हासिल ना की हो, यानी वो उस तक ना पहुंचा हो, तो फिर जुवेनाइल कौन है। तो जुवेनाइल वो वाला ऑफेंस या जो जुवेनाइल है वो वाला शख्स होगा जिसने अभी 18 साल की उम्र तो हासिल नहीं की और उसका ट्रायल जो है वो एक अडल्ट से दूसरे तरीके से किया जाएगा। यानी जिस तरह अडल्ट का ट्रायल होता है उस तरह से जिस चाइल्ड का ट्रायल नहीं होगा उसको हम जुवेनाइल कहेंगे। अब इसमें आम अल्फाज में हम कुछ चीज़ें जो हैं वो पहले बयान करते हैं। सबसे पहले तो ये बात है कि जो जुवेनाइल ऑफेंडर है या वो विक्टिम है, यानी जुवेनाइल ऑफेंडर या किसी ऑफेंस में जो विक्टिम है उसे एज अ मैटर ऑफ राइट, जब उसे अरेस्ट किया जाता है तो उसे एज अ मैटर ऑफ राइट स्टेट के एक्सपेंस पे उसे लीगल असिस्टेंस दी जाएगी। यानी स्टेट जो है उसका खर्चा बर्दाश्त करेगी और उसको असिस्टेंस देगी और सबसे पहले उसे एक जो है लीगल प्रैक्टिशनर जो है उसकी जो असिस्टेंस है वो दी जाएगी। उसे एक लीगल प्रैक्टिशनर जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा जो उसे बताएगा कि उसके राइट्स क्या हैं। यानी अगर उसने कोई ऑफेंस कमिट किया है तो उसके राइट क्या हैं, सबसे पहले उसे ये बताया जाएगा। यानी वो जो एक लीगल प्रैक्टिशनर उसे दिया जाएगा उसकी मिनिमम स्टैंडिंग जो है वो 7 ईयर्स होगी। वो उसको उनके हकूक से आगाह करेगा, जुवेनाइल को, जुवेनाइल ऑफेंडर जो है या जो विक्टिम है उनको उसके हकूक से आगाह करेगा। अब उसके बाद जुवेनाइल कोर्ट्स जो हैं वो कायम होंगी और उनके जजेस जो हैं वो ये भी हो सकता है कि सेशन जज हो, यानी सेशन जज हो या रह चुका हो, या ASJ हो यानी एडिशनल सेशन जज हो, और जुडिशल मजिस्ट्रेट सेक्शन 30 भी हो सकता है, या कोई ऐसा एडवोकेट जिसकी स्टैंडिंग 10 ईयर्स होगी और गवर्नमेंट उसको उस बारे में नोटिफाई करेगी और ऐसी कोर्ट जो है जुवेनाइल कोर्ट बना दी जाएगी। अब जब जुवेनाइल कोर्ट में केस जाएगा तो जुवेनाइल कोर्ट जो है अंडर जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 के तहत वो 6 माह में उस केस का फैसला करने के पाबंद होंगे। अब अगर वो 6 माह में इस केस का फैसला नहीं कर सकते तो फिर उसके लिए वो एक्सप्लेनेशन देंगे, हाई कोर्ट को लिखेंगे, यानी जो जज होगा वो हाई कोर्ट को लिखेगा कि ये 6 माह में इसका फैसला नहीं हुआ तो मुझे इसमें एक्सटेंशन दी जाए जुवेनाइल के ट्रायल में, यानी उससे मजीद मोहलत मांगी जाएगी। अब ये भी है कि अगर
कोर्ट नहीं लिखती एक्सटेंशन के लिए रीजंस नहीं, तो इसमें फिर ये भी हो सकता है कि जुवेनाइल जो है वो खुद चला जाए कोर्ट में कि मेरा केस का फैसला 6 माह में होना था और नहीं हो सका, तो टाइम की एक्सटेंशन चाहिए या डायरेक्शन कोई चाहिए, या उसमें कंप्लेनेंट भी जा सकता है। अब जब उसको अरेस्ट किया जाता है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब अरेस्ट किया जाएगा तो एक बात हमने की कि उसको 24 घंटे के अंदर अंदर जो है लीगल असिस्टेंस दी जाएगी, और लेकिन उसके साथ जब उसको अरेस्ट किया जाएगा तो उसको ऑब्जर्वेशन होम में रखा जाएगा। ऑब्जर्वेशन होम में जब उसको रखा जाएगा तो एसएचओ जो है, स्टेशन हाउस ऑफिसर जो है, उसके गार्डियन को ट्रेस करेगा, उसके गार्डियन को बताएगा कि जो ये ऑफेंडर है, जो जुवेनाइल है, इसको इस दिन, इस तारीख और इस वक्त इस कोर्ट में पेश किया जाएगा, और उसके साथ प्रोबेशन ऑफिसर जो है उसको भी आगाह कर देगा। वो इंफॉर्मेशन जो है वो सारी की सारी प्रोबेशन वाला हासिल करेगा, यानी प्रोबेशन ऑफिसर जो है वो सारी इंफॉर्मेशन हासिल करेगा, और जो इंक्वायरी में कोर्ट के अंदर इंक्वायरी के लिए मददगार होंगी वो कोर्ट को पेश करेगा। अब इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम उसको कहते हैं कि अरेस्ट करेगा, लेकिन जो जुवेनाइल ऑफेंडर होगा उसको कभी भी किसी सूरत में भी जो प्रिवेंटिव डिटेंशन होती है उसमें अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। अब जब हम ये कहते हैं कि उसको अरेस्ट कर लिया, एसएचओ ने उसको ऑब्जर्वेशन हाउस में रखा, प्रोबेशन ऑफिसर को बताया गया, अब ये सारी बातें जो हैं वो 173 की रिपोर्ट में ये सारे मामला जो है वो ये भी लिखे जाएंगे, और फिर उसके बाद उसको डाइवर्जन में भी डाला जाएगा। डाइवर्जन एक जो हमने कोर्ट में प्रोसीजर अडॉप्ट करना है उससे पहले एक और तरीकाकार होगा जो कोर्ट के अलावा होगा कि उसको उन मामलात के ज़रिए से, यानी कोर्ट के पैरेलल दूसरी प्रोसीडिंग जो है वो करके उस मामलात को हल किया जा सके। अब अगर कोर्ट में है तो कोर्ट में अगर काबिल ज़मानत जराइम हैं, बेलेबल हैं, जो उसके ऑफेंसेस हैं बेलेबल हैं, तो कोर्ट 496 CRPC के तहत विदाउट श्योरिटी और विद श्योरिटी उसकी ज़मानत ले लेगी। यानी अगर उसके ऑफेंसेस जो हैं काबिल ज़मानत हैं, बेलेबल हैं, तो कोर्ट जो है उसके विदाउट श्योरिटी और विद श्योरिटी उसकी जो है ज़मानत ले सकती है। लेकिन इसमें एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर ये कोर्ट समझती है कि अगर इसको बेल दी जाती है और ये जो ऑफेंडर है ये बाहर जाता है तो इसकी जान को कोई खतरा है, या ये जाके दूसरे जो मुलजमान हैं, क्रिमिनल्स हैं, उनमें मिल जाएगा, तो उसे रिहेबिलिटेशन सेंटर में भी भेजा जा सकता है। गार्डियन को ट्रेस किया जा सकता है, गार्डियन मिलता है तो उसकी कस्टडी उसे जो वो भी दी जा सकती है। अब इसमें ऑफेंसेस का जिक्र है, मेजर ऑफेंसेस और माइनर ऑफेंसेस। उसमें दोनों ऑफेंसेस को कह दिया गया कि मेजर ऑफेंसेस हों या माइनर ऑफेंसेस हों, दोनों जो है काबिल ज़मानत समझे जाएंगे, बेलेबल होंगे। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मेजर ऑफेंसेस कौन से हैं और माइनर ऑफेंसेस कौन से हैं। जो माइनर ऑफेंसेस हैं वो भी इस जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट में बयान कर दिए गए हैं कि जो माइनर ऑफेंसेस होंगे वो ऐसे ऑफेंसेस हैं जिनकी मैक्सिमम पनिशमेंट जो है वो 3 इयर्स तक हो सकती है, विच मे एक्सटेंड टू 3 इयर्स। और जो मेजर ऑफेंसेस हैं वो ऐसे ऑफेंसेस हैं इस एक्ट के तहत जिनकी मेजर ऑफेंसेस वो वाले ऑफेंसेस हैं जिनकी पनिशमेंट जो है 3 इयर्स से ज़्यादा है लेकिन 7 इयर्स से कम है, यानी 3 साल से ज़ायद और 7 साल से कम सज़ा वाले जो जुराइम हैं उनको, और 3 साल तक की सज़ा वाले जो जुराइम हैं उनको काबिल ज़मानत समझा जाएगा। फिर उसके अलावा अगर कोई ऐसा ऑफेंस है जो हीनियस ऑफेंस है और वो ऑफेंस जो है वो 16 साल से ज़ायद उम्र के बच्चे ने किया है लेकिन 18 साल से उसकी उम्र कम है, तो उसे बेल ना दी जाएगी। कोर्ट अगर ये समझती है कि सफिशिएंट रीजंस हैं, सफिशिएंट मटेरियल जो ऑन रिकॉर्ड है कि उसने ये ऑफेंस कमिट किया है, तो उसकी ज़मानत नहीं ली जाएगी। अगर ट्रायल जो है जुवेनाइल ट्रायल जो है वो 6 माह में कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि एक पीरियड दे दिया गया है कि उसका ट्रायल जो है 6 माह में कंप्लीट होना है। अगर उसका ट्रायल जो है वो 6 माह में कंप्लीट नहीं होता और डिले जो है उसकी वजह से नहीं है या किसी ऐसे
शख्स की वजह से नहीं है, जो उसके बिहाफ पे काम कर रहा हो, तो उसे ज़मानत दे दी जाएगी। यानी ये स्टैट्यूटरी ग्राउंड जिस तरह सीआरपीसी में भी दे दी गई हैं, कुछ ज़मानत के लिए भी और कुछ सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस में भी दी गई हैं 426 में, इसी तरह से इसमें भी जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 में भी कहा गया है कि अगर उसका ट्रायल 6 माह में कंप्लीट नहीं होता तो उसकी जो है वो ज़मानत दे दी जाएगी। अभी हम बात कर रहे थे इसकी इन्वेस्टिगेशन की। जब इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी है तो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जो रैंक है वो SIA यानी सब इंस्पेक्टर से कम दर्जे का कोई भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता, और उसके साथ ये भी कंडीशन लगा दी गई है कि वो अंडर द सुपरविजन SP यानी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या SDPO के तहत जो है वो उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, और उसको भी असिस्ट करेगा बाय द प्रोबेशन ऑफिसर। यानी SI जो है, सब इंस्पेक्टर जो है, उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा, और अंडर द सुपरविजन ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या SDPO, और उनको असिस्ट कौन करेगा? प्रोबेशन ऑफिसर या सोशल वेलफेयर ऑफिसर। तो यहाँ तक बात जो है वो इन्वेस्टिगेशन और उसके बाद कुछ हद तक कोर्ट में बेल तक और ट्रायल की बात की हमने जुवेनाइल सिस्टम एक्ट में 2018 जो है उसमें हम जुवेनाइल को देख रहे थे, और उसमें आगे जो है कि जो ही अरेस्ट होती है, किसी शख्स को अरेस्ट किया जाता है, तो डिटर्मिनेशन ऑफ एज कैसे होगी, यानी कि उसकी उम्र का डिटर्मिनेशन जो है वो कैसे होगा, कैसे तयन होगा उसकी उम्र का, कि वो 18 साल का है, उससे कम है, या उसकी एज कितनी है। तो उसके लिए जो ही उसको अरेस्ट किया जाएगा, आफ्टर हिज अरेस्ट, एक तो बात ये है कि वो अपनी फिजिकल अपीयरेंस से कैसे नज़र आ रहा है, यानी अपनी फिजिकल अपीयरेंस से वो 18 साल का नज़र आता है या उसकी उम्र उससे कम लगती है, क्या हिसाब किताब है उसकी फिजिक के हिसाब से। और सेकेंडली वो खुद भी कह सकता है कि मेरी उम्र जो है 18 साल से कम है या 15 साल है, जो भी एज है वो इस सिलसिले में बात कर सकता है। लेकिन उसमें फिर होगा क्या कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है या जो SHO है, स्टेशन हाउस ऑफिसर जो है, वो डॉक्यूमेंटेशन देखेगा, उसका बर्थ सर्टिफिकेट, उसके एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स या और कोई डॉक्यूमेंट्स जो उसकी एज के मुतलका हों उनको देखेगा। उस हिसाब से उसकी एज जो है वो डिटरमिन की जाएगी, आया वो अंडर एज है यानी 18 साल से कम उम्र का है या उसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है। जब उसकी एज का डिटर्मिनेशन हो जाएगा कि वो जुवेनाइल ऑफेंडर है, तो फिर उसके बाद उसको फौरी तौर पे जब विद इन 24 आवर्स 167 CRPC के तहत मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश किया जाएगा। जब मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा तो मजिस्ट्रेट के सामने पेश करते ही जो रिकॉर्ड हासिल किया गया है, जो उसकी एज के मुतल्लिक है, वो सारा का सारा रिकॉर्ड जो है वो वहाँ पेश किया जाएगा और उसको फर्दर डिटेंशन पुलिस कस्टडी में नहीं भेजा जाएगा। यानी जो एक रिमांड का प्रोसीजर होता है वो वहाँ पे उस तरह से अडॉप्ट नहीं किया जाएगा। यानी जो प्रोसीडिंग होंगी 167 की CRPC के तहत, उनमें देखा ये जाएगा, उनमें उस रिकॉर्ड के मुताबिक देखा जाएगा कि अगर वो जुवेनाइल ऑफेंडर है तो फिर उसका उस तरह से फर्दर डिटेंशन नहीं दी जाएगी जिस तरह के बाकी केसेस में दी जाती है, और डॉक्यूमेंट्स भी दिए जाएंगे। अब अगर डिस्पोजल ऑफ केस करना है उसका, यानी उस केस को फर्दर करना है, और वो डाइवर्जन का एक प्रोसेस हमने पीछे देखा है कि अल्टरनेट प्रोसेस होता है एक अदालती कार्रवाई जो है उसके अलावा, तो उस डाइवर्जन में जाने से पहले जो जुवेनाइल है या उसका गार्डियन जो है उसकी कंसेंट के साथ केस जो है डाइवर्जन में भेज दिया जाएगा। जब डाइवर्जन में केस भेज दिया जाएगा तो वहाँ पर जाने से पहले 173 की रिपोर्ट, जिसको चालान रिपोर्ट कहा जाता है, वो कमेटी जो है जुवेनाइल जस्टिस कमेटी जो है वो उसके वेट किया जाएगा और फिर उसकी रिपोर्ट भी आ जाएगी। उसकी रिपोर्ट के आने तक उसका वेट किया जाएगा, यानी वो जो 173 की रिपोर्ट है कमेटी उसका वेट करेगी। अब जो जुवेनाइल जस्टिस कमेटी है
विक्टिम की मर्जी से डाइवर्जन के लिए केस भेज सकती है। फिर उसके बाद जो डाइवर्जन है उसमें क्या क्या तरीके इख्तियार किए जा सकते हैं, उसमें मुख्तलिफ जो तरीके हैं वो बताए गए हैं कि इन तरीक़ों से डाइवर्जन में इस केस को निपटाया जा सकता है, इसको ख़त्म किया जा सकता है। वो 4 या 5 तरीके जो हैं, मुख्तलिफ तरीके हैं, वो क्या हैं। नंबर 1 है रेस्टिट्यूशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, यानी जो मूवेबल प्रॉपर्टी है एक मनकूला होती है, एक गैर मनकूला होती है। जो मनकूला प्रॉपर्टी है उसको रेस्टिट्यूट करना यानी उसकी बहाली कर दी जाए, तो डाइवर्जन में इस तरीके से उसका केस जो है निपटा दिया जाए। तहरीरी या ज़बानी तौर पर माफ़ी है। उसके अलावा कम्युनिटी सर्विसेज में हिस्सा लेना है, जुर्माने की कार्रवाई हो सकती है, ज़बानी या तहरीरी तौर पे उसको गौर करना, सर्जनिश करना उसकी। इन तरीक़ों से जो डाइवर्जन है उसमें जुवेनाइल का केस जो है वो उसको बाया तकमील तक पहुँचाया जा सकता है, उसको उसके हल किया जा सकता है। अब डाइवर्जन में केसेस जो हैं, जब केस वहाँ रेफ़र किया जाएगा तो विदिन 1 मंथ जो है उसको सॉल्व करना होता है। उसका नतीजा जो है 1 माह के अंदर अंदर जुवेनाइल ऑफेंडर का जो है वो होना ज़रूरी है। अब जो डाइवर्जन है इसमें हमने जो पहले ऑफेंसेस का जिक्र किया था, ऑफेंसेस में 2 तो कहे थे, मेजर और माइनर। हमने कहा कि मेजर ऑफेंसेस वो होते हैं जिनकी पनिशमेंट जो है वो 3 साल से ज़ायद और 7 साल से कम होती है, और माइनर ऑफेंसेस वो होते हैं जिनकी सज़ा 3 साल तक होती है। अब डाइवर्जन में मेजर और माइनर ऑफेंसेस दोनों के जो हैं वो केसेस भेजे जा सकते हैं। अंडर द एज ऑफ 16 जो है मेजर ऑफेंसेस में अंडर द एज ऑफ 16 अगर नहीं है, यानी एज उसकी 16 से कम है, हाँ, इसमें यह है कि डाइवर्जन में माइनर ऑफेंसेस जो हैं उनके केस भेजे जा सकते हैं। फिर उसके अलावा अगर जुवेनाइल जो है अंडर द एज ऑफ 16 है और वो मेजर ऑफेंस में है तो ऐसे केस को भी डाइवर्जन में भेजा जा सकता है। अब जुवेनाइल जस्टिस कमेटी एक तक तश्कील दी जाएगी, और जुवेनाइल जस्टिस कमेटी जो है वो 4 अरकान पर मुश्तमिल होगी। और 4 अरकान कौन कौन से होंगे, ये कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी, जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज है वो उसको बनाएगा, और वो कमेटी उसको हेड किया जाएगा जुडिशल मजिस्ट्रेट सेक्शन 30 से। यानी हेड उसका जो होगा वो जुडिशल मजिस्ट्रेट सेक्शन 30 होगा जुवेनाइल जस्टिस कमेटी का। उसके अलावा उसमें जो एक सोशल वेलफेयर ऑफिसर हो सकता है, कोई एडवोकेट हो सकता है जिसको 2 साल के लिए, जिसकी स्टैंडिंग जो है मिनिमम 10 ईयर्स होगी, और उस एडवोकेट को उस कमेटी में सेशन जज साहब जो है 2 साल के लिए रखेंगे, उसको अपॉइंट कर सकते हैं। और जो प्रोबेशन ऑफिसर या सोशल वेलफेयर ऑफिसर है उसका स्केल जो है 17 होगा। तो ये इस तरह से 4 लोगों पे मुश्तमिल एक कमेटी होगी जिसको जुवेनाइल जस्टिस कमेटी कहा जाएगा। और ये जब एक्ट बना था तो उसके कहा गया था कि 3 मंथ के अंदर अंदर इसको कॉन्स्टिट्यूट करना ज़रूरी है। यानी हेड करेगा जुडिशल मजिस्ट्रेट सेक्शन 30। और इसमें एक चीज़ जो 4th मेंबर था उसका जिक्र करना मैं ज़रूरी समझता हूँ, वो DPPP होगा, यानी डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो भी उसमें शामिल होगा। ये कमेटी और फिर ये इसका जो एक हम पढ़ रहे हैं कि मेजर ऑफेंसेस और माइनर ऑफेंसेस, इसमें एक चीज़ और शामिल करना ज़रूरी है कि मेजर ऑफेंसेस और माइनर ऑफेंसेस इसमें डाइवर्जन के लिए तमाम के तमाम जो हैं इनको कंपाउंडेबल तस्वर किया जाएगा। यानी ये कंपाउंडेबल होंगे, काबिल राजीनामा होंगे, यानी चाहे ये मेजर ऑफेंसेस हों चाहे वो माइनर ऑफेंसेस हों, उनको कंपाउंडेबल काबिल राजीनामा समझा जाएगा। अब अगर इसमें फर्दर आगे देखें तो आगे क्या है, जुवेनाइल कोर्ट्स जो होंगी उसमें जो कार्रवाई होगी, जो कॉन्स्टिट्यूट की गई होंगी जुवेनाइल कोर्ट्स, उसमें कार्रवाई जो होगी वो किस तरह से होगी। यानी कोई गैर मुतल्लका आदमी जो है उस कोर्ट में नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ स्टाफ, यानी जुवेनाइल कोर्ट का जो स्टाफ होगा वो वहाँ पे होगा। उसके अलावा पुलिस अफसरान, IO, SHO वगैरह हो सकते हैं। जो जुवेनाइल है उसका गार्डियन वहाँ मौजूद हो सकता है। इसके अलावा किसी और शख्स की मौजूदगी वहाँ पे नहीं होगी।
अब अगर बात सूरतों में उसकी जो हाजिरी है जुवेनाइल की वो भी माफ़ की जा सकती है, और ट्रायल जो है जुवेनाइल का वो अडल्ट के साथ नहीं होगा। हाँ, अगर इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस ये ज़रूरी है कि जुवेनाइल का ट्रायल जो है वो होना है एडल्ट के साथ, तो उसकी रीज़न लिखते हुए उसका उसके साथ ट्रायल किया जाएगा। लेकिन जो जुवेनाइल की अटेंडेंस है वो उसको उसमें से डिस्पेंस भी कर दी जाएगी, उसकी हाजिरी माफ़ कर दी जाएगी, और वीडियो के ज़रिए से वो उस ट्रायल में हिस्सा लेगा। यानी इकट्ठा ट्रायल फिर भी नहीं होगा। इकट्ठा ट्रायल से मुराद ये है कि वो हाजिरी पे नहीं आएगा, ट्रायल इकट्ठा हो रहा होगा लेकिन वो वीडियो के ज़रिए से वहाँ पे शामिल होगा। अब इसमें हाजिरी माफ़ी भी हो गई। फिर उसके बाद इसमें देखना ये है कि अगर एक जुवेनाइल जो है वो अरेस्ट होता है तो उसकी शिनाख्त जो है किसी प्रिंट मीडिया में या किसी तौर पे भी जाहिर नहीं की जाएगी। अगर कोई ऐसा करता है यानी उसकी शिनाख्त कहीं जाहिर की जाती है तो उस ऐसा करने वाले को 3 साल तक की सज़ा भी हो सकती है। हाँ, अलबत्ता SHO या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऐसा कर सकती है फॉर द पर्पज़ ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यानी फॉर द पर्पज़ ऑफ इन्वेस्टिगेशन उसकी शिनाख्त जो है उसके जाहिर करना इन्वेस्टिगेशन के लिए प्रिंट मीडिया में या कहीं ऐसा किया जा सकता है। जुवेनाइल कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है ड्यूरिंग ट्रायल उन पे भी पाबंदी होगी, उनको भी प्रिंट मीडिया में या किसी और तौर पे आवाम के सामने नहीं लाया जाएगा। अब जो प्रोबेशन ऑफिसर होगा वो जुवेनाइल कोर्ट की हिदायत पर एक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें उसका किरदार यानी जुवेनाइल जो है उसका किरदार, उसका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो, उसकी तालीम, समाजी हैसियत और अखलाकी पस मंज़र की रिपोर्ट तैयार करेगा। और उसमें यह भी है कि अगर उसने कोई इकबाल जुर्म किया है, वो एडमिशन करता है, वो कोई कन्फेशन करता है, तो उसकी रिपोर्ट भी प्रोबेशन ऑफिसर ने बनानी है कि ये जो इकबाल जुर्म है, ये जो एडमिशन है, ये जो कन्फेशन है वो आज़ाद था, वो बिल्कुल वॉलंटियर था, उसमें किसी किस्म का कोई कॉशन नहीं था, अनड्यू इन्फ्लुएंस जो है वो नहीं था। इसके अलावा अगर उसने किसी किस्म की प्रोबेशन ऑफिसर ने कोई शहादत, कोई एविडेंस कलेक्ट की है उसके खिलाफ, तो वो भी उस रिपोर्ट में जाहिर करेगा। कार्रवाई को समझने के लिए जितने इकदाम किए गए, यानी जो जुवेनाइल ऑफेंडर था उसने जो कार्रवाई समझनी थी, यानी जो प्रोसीडिंग हो रही थी उसको समझाने के लिए जितने इकदाम किए गए वो सारे के सारे इकदाम भी उस रिपोर्ट में होंगे। अगर कोई कंप्रोमाइज़ हुआ है वो भी उसमें होगा, और ये भी लिखना होगा कि इस कंप्रोमाइज़ की जो कामयाबी है उसका इम्कान किस हद तक है। ये सारी रिपोर्ट जो है कॉन्फिडेंशियल होगी। हाँ, अलबत्ता ये रिपोर्ट जो है वो जुवेनाइल को या उसके गार्डियन को दी जा सकती है, और गार्डियन या जुवेनाइल इस पर कोई एतराज़ करता है तो उसको मौका दिया जा सकता है कि इसके अगेंस्ट अगर कोई एविडेंस है तो वो रिकॉर्ड पे ले आए। प्रोबेशन ऑफिसर जो है उसकी रिपोर्ट पे अगर ऐसी रिपोर्ट है और कंप्रोमाइज़ भी हो जाता है तो उसको रिलीज़ भी किया जा सकता है। जो जुवेनाइल है उसको रिलीज़ किया जा सकता है, छोड़ा जा सकता है। लेकिन अगर कोई ऐसी सूरत हाल हो कि कोर्ट ये समझती है और सेटिस्फाई इस बात पे होती है कि अगर इसको छोड़ दिया जाता है तो ये अगेंस्ट द स्टेट है, यानी कोई ऐसी एक्टिविटी होगी जो स्टेट के खिलाफ जा सकती है या पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ जा रही है ये चीज़, तो उसको फिर रिलीज़ नहीं किया जाएगा। अलबत्ता ये हो सकता है कि उसको गार्डियन के सुपरविजन में अंडर द कस्टडी ऑफ गार्डियन उसको रिलीज़ कर दिया जाए। लेकिन अगर वो इस चीज़ की खिलाफ वर्जी करता है फिर भी उसको छोड़ा जाता है, उसको रिलीज़ किया जाता है गार्डियन की कस्टडी में देकर उसकी सुपरविजन में, लेकिन वो अगेंस्ट द स्टेट जाता है या जो पब्लिक पॉलिसी है उसके खिलाफ जाता है, तो ऐसी सूरत हाल में वो ऑर्डर जो है विड्रॉ कर लिया जाएगा, उसको वापस ले लिया जाएगा, उसको रिहैबिलिटेशन सेंटर में भेज दिया जाएगा। और रिहैबिलिटेशन सेंटर्स जो हैं उसमें उसको उस वक्त तक रखा जाएगा या जब तक उसकी एज 18 साल ना हो जाए या वो अपनी सज़ा पूरी ना कर ले, यानी दोनों में से जो चीज़ भी पहले हो जाए उसके मुताबिक उसको वहाँ तक रखा जाएगा। इसके अलावा कुछ राइट्स जो हैं
और हासिल हैं जुवेनाइल को, यानी जब उसको गिरफ्तार किया जाएगा तो उसको हथकड़ी नहीं लगाई जाएगी, उसको बेड़ियाँ नहीं पहनाई जाएंगी। अलबत्ता ये ऐसा किया जा सकता है, यानी उसको हथकड़ियाँ लगाई जा सकती हैं अगर इस बात का खदशा हो और वो 16 साल से ज़ायद का है, यानी 18 साल से कम है लेकिन 16 साल से ज़ायद है, तो उसको भागने के खदशे के पेश नज़र उसको हथकड़ी जो है वो लगाई जा सकती है। अब आगे फीमेल जो जुवेनाइल है उसके लिए कुछ बताया गया है कि जो फीमेल जुवेनाइल होगी उसको कोई मर्द पुलिस ऑफिसर गिरफ्तार नहीं करेगा और ना ही उसे, जैसे हमने कहा कि प्रोबेशन ऑफिसर जो है वो भी ऐसी सूरत हाल में फीमेल होगी। फिर उसके बाद अगर जुवेनाइल रिहैबिलिटेशन सेंटर में रखा जाता है जिसकी निगरानी में भेजना है तो वो भी फीमेल होनी चाहिए, यानी ये फीमेल जुवेनाइल के लिए ये चीज़ें जो हैं वो बयान की गई हैं। अगर जुवेनाइल को पनिशमेंट होती है तो उस पनिशमेंट के अगेंस्ट गार्डियन जो है कोड के मुताबिक, कोड का मतलब है यहाँ पे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, उसके मुताबिक CRPC के मुताबिक उसकी अपील कर सकता है। और कंप्लेनेंट ने अगर कोई अपील करनी हो, यानी उसकी बरियत हो गई है और बरियत के खिलाफ अपील करनी हो, तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का सेक्शन 417 CRPC के तहत वो 30 दिन के अंदर अंदर इस बरियत के खिलाफ, इसकी एक्विटल के खिलाफ जो है अपील कर सकता है। ये हमने स्केच थोड़ा सा कंप्लीट किया है, पूरा का पूरा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत जो था। अब हम इसको सेक्शन वाइज जो इसकी लैंग्वेज है उसके मुताबिक हम इसको पढ़ेंगे। इसका मकसद ये था कि पहले इसकी एक समरी जो है वो सबके जहन में क्लियर हो जाए। तो अब आइंदा लेक्चर में हम इसको सेक्शन के हिसाब से पढ़ेंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़, इजाज़त दीजिए।